हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपको मेरा लास्ट वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगी अपने फोर्थ ट्राइमेस्टर के बारे में, जो कि डिलीवरी के नेक्स्ट जो 3 महीने होते हैं उसको फोर्थ ट्राइमेस्टर बोलते हैं। 27 सितंबर को मेरी डिलीवरी हुई थी। तो 28 सितंबर से क्या क्या हुआ मैं अब आपको वो बताऊंगी टिल दिसंबर। तो 2022 के लास्ट 3 महीने क्या क्या हुआ मैं आपको वो बताऊंगी। मेरी पोस्टमार्टम जर्नी कैसी रही, मैंने रिकवरी कैसे करी, और फिज़िकली क्या क्या हुआ, फिज़िकली क्या क्या चेंजेस होते हैं बॉडी में, इमोशनली, हार्मोनली और मेंटली, सब कुछ। 27th की रात को 9 बजे के आसपास मेरी डिलीवरी हुई थी। और उसके बाद में मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था, जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वाले वीडियो में बताया था। और आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद में मुझे अराउंड रात के 12 साढ़े 12 बजे, मतलब 28 सितंबर हो गई थी, तो तब मुझे मेरे रूम में वापस से शिफ्ट किया। और मेरे को शिफ्ट करने के थोड़ी देर बाद में वो बेबी को भी लेकर के आ गए थे। तो जब वो बेबी को लेकर के आए तो मेरे साथ रूम में और जितने भी लोग थे वो सब आपस में बच्चे से मिले, सब कुछ किया। मैं इतना ज़्यादा मेडिकेटेड थी, इतना ज़्यादा मतलब नशे में, और नींद आ रही थी मुझे कि मेरा फोकस इस बात पे था कि अगर मुझे नींद आ जाए तो मैं ढंग से सो जाऊँ, या फिर मतलब मेरी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, ज़ीरो हो गई थी। तो मैं इस पोजीशन में नहीं थी कि मैं ये कहूँ कि बच्चा कहाँ है मुझे भी दिखाओ और लाओ मेरी भी फ़ोटो ले लो इसके साथ में। किसी ने, जितने भी लोग थे रूम में, उनमें से ही किसी ने आई गेस मेरे को बोला होगा कि मम्मी के साथ में भी एक फ़ोटो ले लेते हैं बच्चे की। तो तब उन्होंने मेरे साथ बच्चे की एक फ़ोटो ली। और फिर उसके बाद में मैं सो गई थी। और जो बच्चा था उसको डब्बे वाला दूध होता है वो उन्होंने दे दिया था। और बच्चे को हर थोड़ी थोड़ी देर में 2-3 घंटे के गैप में 30 ml दूध देने को कहा था वहाँ के डॉक्टर ने। मुझे कोई आइडिया नहीं था ये सब क्या चल रहा था। जो मेरे रूम में सब लोग थे वो सब इस चीज़ के बारे में सोच रहे थे, मेरे दिमाग में ये सब बातें नहीं थी, तो मुझे पता भी नहीं था। मुझे नेक्स्ट डे पता चला जब मैं सुबह उठी तब। इसके अलावा जो सबसे पहली चीज़ जो मुझे फिजिकल लेवल पर महसूस हुई वापस रूम में आने के बाद में, आईसीयू में क्या क्या हुआ वो तो मैंने आपको बताया था कि मेरे सर दर्द हो रहा था, और मेरे हार्ट पैल्पिटेशन जैसा कुछ हो रहा था। तो वो सब आईसीयू में चल रहा था। जब मैं वापस से रूम में आई तब भी मेरे लगातार एक हेडेक थोड़ा बहुत बना हुआ था, प्लस मेरे जो स्टिचेस थे उसमें पेन शुरू हो गया था। तो मैंने अपनी नर्स को कहा कि मेरे को पेन किलर दे दो। उन्होंने शायद मुझे एक डोज़ रात को दिया सोने से पहले, और अगले दिन उन्होंने मुझे सुबह उठ के एक और पेन किलर का डोज़ दिया था। उसके बाद में जब मैं नेक्स्ट डे उठी तब मैंने अपने बेबी को ढंग से देखा, थोड़ा बहुत मिली मैं उससे। और उस दिन मेरे कैनुला लगा हुआ था, तो मैं बाथरूम तो मैं खुद नहीं जा सकती थी, मैं उठ भी नहीं सकती थी। और इसके अलावा मैं लगातार मुझे आईवी के थ्रू मेडिसिन दे रहे थे। और ब्लीडिंग कितनी थी नहीं थी मुझे कोई आइडिया नहीं था। हालांकि मुझे कुछ कुछ महसूस हो तो रहा था, लेकिन फीलिंग आ रही थी कुछ डिस्चार्ज की, लेकिन मेरे को कोई आइडिया नहीं है। जो वहाँ की नर्स थी वो आके क्लीन करके चली जाती थी, तो मुझे इस बारे में कोई खास आइडिया नहीं है। और मैं इतना ध्यान भी नहीं दे रही थी, मेरा ध्यान इस पे था कि मतलब मेरी एनर्जी इतनी ख़त्म हो गई थी पिछले रात जो जो हुआ उसके बाद में, कि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। 28th की शाम तक आते आते मैं थोड़ा थोड़ा ठीक महसूस करने लगी। आई वॉज मोर अवेयर। और एक 28th की शाम को ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए एक डॉक्टर आई। और मुझसे उन्होंने पूछा कि क्या आप अभी ब्रेस्ट फीड करवाना चाहते हो। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे बैठने को मना किया है मेरी डॉक्टर ने, क्योंकि मेरी जस्ट अभी कल ही सर्जरी हुई है इसलिए। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप लेटे लेटे पिला देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, लेकिन अगर आप पिलाना चाहते हो, अगर आप ब्रेस्ट फीड कराना चाहते हो तो यही सही समय है, क्योंकि आपकी डिलीवरी को 24 आवर्स भी नहीं हुए हैं अभी तक। अगर आपको ब्रेस्ट फीड कराना है तो यही सही समय है। उसके बाद में मैं, क्योंकि मेरे हाथ में वो आईवी लगा हुआ था तो उसका दर्द था, कल का पूरे दिन का लगा हुआ था, तो वो थोड़ा सा स्वेल्ड अप हो जाता है, तो आपका हाथ आपको मूव करने में और थोड़ा सा पेनफुल होता है, बहुत अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि वो जो आईवी होता है वो उससे जुड़ा हुआ होता है स्टैंड से। तो एक तो उसको मूव करने में दिक्कत आती है, सेकेंडली मेरे स्टिचेस के जो पेन था, अब वो धीरे धीरे, पेन किलर तो मेरी बंद हो गई थी, और अब धीरे धीरे जैसे टर्न करते हैं तो जो दर्द होता है वो मुझे थोड़ा थोड़ा महसूस होने लग गया था। जब ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उन्होंने मुझे कहा करवाने को कि आप थोड़ा सा टर्न कर लो एक कोई भी साइड, तो जब मैंने टर्न किया तो वो टर्न करना इम्पॉसिबल था मुझे। पहले तो मैंने कहा कि मैं टर्न ही नहीं कर पा रही। तो फिर उन्होंने, 2 लोगों ने मुझे ऐसे पकड़ा, इधर से टर्न करवाया, 2 लोगों ने हाथ पकड़ा, और कोई भी छोटी से छोटी चीज़ करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत पड़ रही थी। तो जब उन्होंने मुझे टर्न कराया, फिर
2-3 चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छे से याद है वो ये, एक तो हाथ में दर्द और मुड़ने में दर्द, पोज़ीशन नहीं मिल रही थी, सर को ऊपर नहीं कर सकते, आप बैठ नहीं सकते। लेकिन अ, मैंने ट्राई किया ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता थी कि अगर मैंने अभी से शुरू नहीं किया तो आगे जाके शायद मैं अ, आलस में लेट कर दूँ या फिर मेबी ज़्यादा लेट हो जाए, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था, मेरा तो फर्स्ट टाइम था। तो मैं कोई भी किसी भी तरीके का कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और मैं, क्योंकि मैंने मेंटली प्रिपेयर्ड होके ये प्रेगनेंसी का सोचा था, मेंटली प्रिपेयर्ड होके मैंने ये बच्चा किया था, तो मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि ईज़ी तो अब लाइफ में कुछ नहीं होगा। फिज़िकल लेवल पे तो बिल्कुल भी ईज़ी नहीं होगा, और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। और हालाँकि सर्जरी के बाद के जो शुरू का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन गिव अप नहीं कर सकते अब, क्योंकि अब कोई और आपके ऊपर सर्वाइव कर रहा है। आप किसी और का खाना-पानी हो, तो आप, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग चूज़ करते हो तो, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग चूज़ नहीं करते और वो डब्बे वाला दूध, और अगर आप अपने बच्चे को फ़ॉर्मूला मिल्क देना चाहते हो तो हो सकता है कि आपको रेस्ट करने का टाइम मिल जाए और कोई और आपकी हेल्प कर दे। लेकिन अगर आप फ़ॉर्मूला मिल्क नहीं चूज़ करते और आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग चूज़ करते हो तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा। इसके बेनिफिट्स होंगे, नो डाउट हैं इसके बेनिफिट्स, लेकिन डिफ़िकल्ट है ऑन अ फ़िज़िकल लेवल। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ ये करने के लिए। तो फिर उन्होंने मुझे टर्न करवाया और बच्चे को वो लेकर के आए। अब जो ब्रेस्ट होता है उसको आप खुद मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं है कि आप अपने हाथ हिलाओ और आप, क्योंकि मैं टर्न करने पे फ़ोकस करूँ या मैं अपने आईवी पे फ़ोकस करूँ या फिर मैं अपने ब्रेस्ट पे फ़ोकस करूँ, मैं ये सब एक साथ नहीं कर सकती। तो ये सब कुछ उस डॉक्टर ने, और इर्द-गिर्द मेरी जितनी भी औरतें थी सब लोग आए, कुछ, किसी ने कुछ पकड़ा, किसी ने कुछ पकड़ा और फिर उन्होंने बेबी को लैच करवाने की कोशिश करी। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको एक मोटा-मोटा आइडिया होता है कि उसको सक करना है। अब क्या करना है, कैसे करना है, उस तक लेके जाना निप्पल को, ये सारे काम आपके खुद के होते हैं। तो जो डॉक्टर थी मेरी, उसने हेल्प करी बच्चे को लैच करवाने में, और मुझे एक बहुत ही, जब पहली बार बच्चे ने लैच किया तो मुझे पिंचिंग सा कुछ फीलिंग आई। तो मुझे ये लगा कि जो मेरी डॉक्टर थी उसने किया है, तो मैंने अपनी डॉक्टर से कंफर्म किया। मैंने कहा शायद आप मेरे कुछ गलत तरीके से, अनकंफर्टेबल तरीके से कुछ पिंच कर रहे हो, और मत करो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रही, ये तो बच्चा कर रहा है। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके, तो इसको ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। फिर लेकिन थोड़ी देर ही कराया उन्होंने, सिर्फ शायद 2 या 3 मिनट करवाया, और फिर उन्होंने मुझे बस एक मोटा-मोटा आइडिया देने की कोशिश करी थी कि एग्ज़ैक्टली क्या है ये। तो फिर उसके बाद में जो मिल्क जनरेट कर रही थी मैं, वो कोलेस्ट्रम था, वो तब तक मिल्क जनरेट होता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि 7 टू 10 डेज़ लगते हैं एक्चुअली मिल्क को आने में। तो तब तक तो सिर्फ कोलेस्ट्रम चलता है, तो आप पूरी तरीके से अपने दूध पे नहीं रख सकते बच्चे को, आपको फ़ॉर्मूला मिल्क थोड़ा-थोड़ा देना ही पड़ेगा। तो 28th की शाम को जब मैंने ट्राई किया था तो ये हुआ था। उसके बाद में 29th से मैंने खुद ने थोड़ी-थोड़ी देर में बच्चे को फ़ीड कराने की कोशिश करी, और 29th से मुझे बैठने के लिए भी डॉक्टर ने अलाउ कर दिया था, तो थोड़ा-सा ईज़ी हो गया चीज़ें करना। 29 से जो मेरा आईवी था वो हट गया था, तो ये भी एक बेनिफिट हो गया मुझे। मेरा हाथ फ्री हो गया तो मैं पकड़ सकती थी। मैं बैठ सकती थी, तो लेटने वाली पोज़ीशन अनकम्फ़र्टेबल होती है, बैठने वाली थोड़ी स्टिल बेटर होती है, तो वो भी मैं कर सकती थी। जो कनूला था वो उन्होंने मुझे कहा था कि वो रात तक, 29th की रात तक निकलेगा, लेकिन मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट करी कि क्या आप इसको सुबह निकाल सकते हो, क्योंकि अब मैं और बिस्तर पे नहीं रह सकती इससे ज़्यादा। और क्योंकि मुझे पता था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, उठ के चलने में कितना ही दर्द होगा, जो मैं कर चुकी हूँ 27th को, उसके सामने तो ये सब कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैंने उनको कहा कि ठीक है, आप मुझे कनूला आप मेरा हटवा देना। तो फिर मेरी डॉक्टर ने वहाँ की नर्स को ऑर्डर ऑर्डर सॉरी, ऑर्डर नहीं किया, पर कहा कि ठीक है, हटा देना इसका। फिर तो उन्होंने फिर 29 को सुबह मेरा वो भी हटा दिया था कनूला, तो अब मैं खुद उठ के जा सकती थी, चल सकती थी। तो इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी के बारे में मैं आपसे डिटेल में अलग से बात करूँगी एक अलग वीडियो में। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊँगी कि जब मैं खड़ी हुई पहली बार बिस्तर से आफ्टर माय सी सेक्शन, तो अ, मेरे को खड़ा करने के लिए किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत थी। मैं अकेले नहीं उठ पाती थी, तो मेरे को एक जना साथ में चाहिए था जो मुझे चलाने में थोड़ा-सा हेल्प करे। नॉट लाइक बिल्कुल ही सपोर्ट चाहिए 100%, पर हाँ, एक जना कोई आस-पास रहे, ताकि अगर मैं कहीं गिर जाऊँ या कुछ चक्कर-वक्कर आ जाए तो एक जना सँभाल सके। तो फिर मैं अकेले चल के बाथरूम गई। मुझे महसूस हुआ कि मेरे लेफ्ट साइड में एक हल्का-सा एक पेन है, जो मुझे स्ट्रेट खड़ा रखने में एक कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मतलब मैं
चल रही हूँ, लेकिन मेरे जो लेफ्ट साइड है वो थोड़ा सा खिंचा खिंचा सा महसूस हो रहा था मेरे को। तो उसके लिए फिर मैंने अपनी डॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन किसी किसी को लेफ्ट साइड फील होता है, किसी को राइट साइड फील होता है, आपको लेफ्ट साइड फील हो रहा है, ये कुछ दिन ऐसे ही चलेगा। तो फिर धीरे धीरे अपने आप ये ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे जो यूट्रस का जो साइज़ होता है वो वापस से श्रिंक होता है, तो जैसे ही वो श्रिंक होता जाएगा तो फिर आपको ठीक महसूस होगा। 29th को जब मैं चली तो थोड़ा सा दर्द हुआ, उसके बाद में मैंने मेंटली प्रिपेयर कर लिया खुद को कि कुछ दिन तो ये ऐसे ही दर्द रहेगा। इसके अलावा जो एक और चीज़ थी वो ये थी कि मेरी पूरी बॉडी स्वेल्ड अप थी बहुत ज़्यादा, मेरे लेग्स में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। जब मुझे सुबह नर्स ने बताया कि आपको आईसीयू में आपका बीपी शूट अप हो गया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी वजह से मेरे बॉडी में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है। लेकिन वो थोड़े 3-4 दिन तक तो रहा था, वो स्वेलिंग 3-4 दिन रही थी, और जब मैं डिस्चार्ज हो गई, अपने घर चली गई और मेरी मालिश शुरू हो गई, तो फिर वो जो धीरे-धीरे वो जो स्वेलिंग थी वो कम हो गई। 29th को मैं हॉस्पिटल में थी और फिर 30th को भी मैं हॉस्पिटल में थी। 30th की शाम को मैं डिस्चार्ज हो गई थी। तो 29th को जब उन्होंने मेरा कनूला हटाया और मैं खुद चलने लग गई, तो उन्होंने जो मुझे कॉटन पैड्स दिए हुए थे हॉस्पिटल की तरफ से, जो एक कॉटन की एक शीट सी होती है, वो उसको लगाते हैं और वो जो नर्स होती है वो उसको डिस्पोज कर देती है खुद ही, और फिर एक नया कॉटन की वो शीट लगा देती है। तो उसको मैंने चेंज करके मैं अपने खुद के जो मैंने अपने मेटर्निटी पैड्स जो मंगा रखे थे, मैंने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया 29 से। तो जो ब्लीडिंग थी तब मुझे एक्चुअली मैं कैलकुलेट कर सकती थी कि कितनी ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग थी, काफ़ी हद तक ब्लीडिंग थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी मैंने एक्सपेक्ट किया था और जितना मैंने सुना था कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और लगातार होती रहती है, लगातार होती थी। आई गेस शुरू-शुरू के जब 2-3 दिन में ब्लीडिंग थी तब मैं नहीं देख पाई थी, लेकिन तब वो थी। और अब जब मैं खुद नोटिस कर पा रही थी अपने पैड के थ्रू, तो वो अपन जैसे अपने पीरियड्स के दौरान जितना ब्लीडिंग होती है वो उतनी ही थी, उससे ज़्यादा नहीं थी। तो मेरी ब्लीडिंग चली लगभग सवा 1 महीना, जिसमें शुरू के 20 दिन तो थी ब्लीडिंग, उसके बाद में उसको लोकिया बोलते हैं, LOCHIA। तो शुरू-शुरू में वो रेड होता है, फिर वो धीरे-धीरे येलो हो जाता है, और फिर वो धीरे-धीरे व्हाइट हो जाता है, और फिर वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो 20 डेज़ मेरे रेड था और 10-15 डेज़ येलो था, और फिर एंड के कुछ 1-2 हफ्ता वो व्हाइट था, और फिर वो बंद हो गया। तो टोटल सवा 1 महीना डिस्चार्ज रहा मेरे आफ्टर डिलीवरी। तो ये मोटा-मोटा मैंने आपको बताया कि मेरे साथ हॉस्पिटल में क्या-क्या हुआ। 30th को जब मैं डिस्चार्ज हो गई, मैं वापस घर चली गई, तो घर जाने के बाद में मेरे साथ क्या-क्या हुआ ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी मैं आपको सिर्फ़ इतना बता रही हूँ कि मेरे साथ हॉस्पिटल में क्या-क्या हुआ। आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा अभी तक, मेरा प्रेगनेंसी वाला वीडियो और डिलीवरी डे वाला वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। इट विल हेल्प मी टू रीच मोर पीपल, टू रीच मोर वुमेन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।